हेलो जी, नमस्कार। आप सभी बच्चों का एक्सप्लोर बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज इस चैनल के माध्यम से हम क्लास 12 के एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 आपके साथ में कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम आपके साथ में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में कंप्लीट पढ़ा चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, ये क्लास हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लेक्चर नंबर 2 पे होने वाले हैं। और लेक्चर नंबर 2 के अंतर्गत में हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर में कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं और कौन कौन से ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनके बारे में हम लोगों को डिटेल्स में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग यूनिट 6 रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हम आपको बताए थे कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एबिलिटी टू प्रोक्रिएट। रिप्रोडक्शन का एक जनरल मीनिंग होता है एबिलिटी टू प्रोक्रिएट। प्रोक्रिएट मतलब अगर आप अपने समान संतान को उत्पन्न कर रहे हैं तो वो प्रक्रिया रिप्रोडक्शन कहलाती है। फिर हम रिप्रोडक्शन के आपको दो टाइप्स भी बताए थे। पहला टाइप्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, जबकि दूसरा टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक बात आपको लेक्चर नंबर 1 में बताए हुए हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्टली होता है। उनसे जो आए हुए ऑफस्प्रिंग होते हैं वो अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, जिसे हम लोग क्लोन कहते हैं। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती है, उसमें वेरिएशन दिखता है। ये एक स्लो प्रोसेस है, इनमें टाइम लगता है और इनसे आने वाले जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो सभी भिन्न भिन्न होते हैं। ये बात मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था। लेक्चर नंबर 1 के कौन कौन से टॉपिक बताए थे वो भी हम आपके साथ में आज डिस्कस करेंगे, लेकिन कंप्लीट जानकारी के लिए आपको लेक्चर नंबर 1 अटेंड करना जरूरी है। तो जो भी बच्चे हमारे साथ में जुड़े हुए रहते हैं, जो भी बच्चे इस वीडियो को देखते हैं, अपने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स को डालते हैं, वो बच्चे से रिक्वेस्ट है कि वो बच्चे लेक्चर नंबर 1 को भी अटेंड कर लेंगे, फिर वो लेक्चर नंबर 2 को कंप्लीटली देखेंगे तो उसे कंप्लीट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आएगा। अब कहानी यहां से स्टार्ट होती है कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है, उस ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंतर्गत में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसे हम लोगों को पढ़ना है। हम आपके साथ में अभी द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहे हैं आपको। जैसे ही हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और एक्सटर्नल जेनिटलिया की कहानी खत्म होगी, फिर इसके बाद हम आपके साथ कंटिन्यू करेंगे इसी चैनल पे द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे ही खत्म होगी गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस के अंतर्गत में हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis दोनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे अलग अलग लेक्चर पे। फिर हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम आपको बताएंगे कि अगर कोई भी फीमेल 28 रोज के मेंस्ट्रुअल साइकिल पे रहती है, या किसी फीमेल में अगर 35 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, अगर 40 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो किस प्रकार से ओव्यूलेशन का डेट निकालेंगे। एक फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन सी घटनाएं घटती है, यूट्रस के अंदर में कौन से बदलाव आते हैं, ओवरी के अंदर में कौन से बदलाव आते हैं, इन सभी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। इसको रिप्रोडक्टिव साइकिल के भी नाम से हम लोग जानते हैं। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्टिलाइजेशन से पहले हम आपको सिंगेमी के बारे में बताएंगे कि सिंगेमी क्या होती है, फिर फर्टिलाइजेशन होती है, फिर इम्प्लांटेशन होती है। अगर स्पर्म और सेकेंडरी oocyte आपस में मिल जाते हैं तो वो प्रक्रिया सिंगेमी कहलाती है। फिर उनसे एक नया प्रोडक्ट बनता है जो कि ओवम कहलाता है या जायगोट कहलाता है, तो उसे हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फिर वो आगे उसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है और वो एंडोमेट्रियम के लेयर के साथ चिपकती है, जिस केस को हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो डिटेल्स में हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे आने वाले हर एक टॉपिक पे और हर एक लेक्चर में, ठीक है। इसके बाद प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे एंड पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन पढ़ेंगे। जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उस पूरी प्रक्रिया को पार्चुरेशन बोलते हैं, और जन्म के बाद एक बच्चे को अपनी माँ के द्वारा मिल्क पिलाया जाता है, जिसे हम लोग लैक्टेशन बोलते हैं। तो ये आपके एनसीईआरटी के टॉपिक हैं, ये आपके एनसीईआरटी के दिए गए पॉइंट हैं, जिस सभी पॉइंट पे हम लोग एक बाय एक डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए। अब इस क्लास की जो कंप्लीट नोट्स होती है, इस क्लास की जो कंप्लीट पीडीएफ होती है, वो आपको दो जगह प्रोवाइडेड किए जाते हैं। जो एक हमारे एप्लीकेशन पे प्रोवाइडेड किए जाते हैं जिसका नाम है एक्सप्लोर बायोलॉजी, और दूसरा आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं और वहां पे भी हम आपके साथ में इन लेक्चरों को शेयर कर देते हैं। तो आपको करना क्या है, अपने सेलफोन के अंदर में प्ले स्टोर के अंदर जाकर के एक्सप्लोर बायोलॉजी को डाउनलोड करना है। अब जैसे ही एक्सप्लोर बायोलॉजी को आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो वहां पे आपको जाना है फ्री स्टडी मटेरियल में।
फ्री स्टडी मटेरियल में, और फ्री स्टडी मटेरियल में जैसे ही आप जाएंगे तो वहां पे आपको यूट्यूब के जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उस ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर वहां पे आपको मिल जाएगा, और वहां पे आप लेकर के आप उसके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यानी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं कि कौन से लेक्चर आने वाले हैं, कौन से पीडीएफ हमने आपको सेंड कर दिया, कौन से क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं, इन सभी चीजों की जानकारी हम आपके साथ में टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। तो इन दो जगह से आप जुड़ करके हमारे साथ में हमारे नोट्स को ले सकते हैं और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास 11th और क्लास 12th की कंप्लीट पढ़ाई अब आपको हम यहाँ पे दे रहे हैं। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, बेल आइकन को हिट कर देते हैं, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती है और आप उस वीडियो को आसानी पूर्वक से देख पाएंगे। ठीक, अगर लेक्चर पसंद आ रही है तो जरूर शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, फिर शेयर कर दीजिए आप, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स को जरूर डाल दीजिए आप वीडियो के अंत में देखने के बाद, और उनका जो रिप्लाई होगा वो खुद हम आपके साथ करेंगे, और हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा वीडियो देखने के बाद कमेंट करने में। तो इन सभी चीजों पे आप ध्यान रखेंगे, और इन सभी चीजों से फिर हमें मिलती है एटीपी, जिसका नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखना है। चलिए, अब यहां से कहानी को हम स्टार्ट करते हैं और एक बार करते हैं हम आपके साथ में रिवाइज। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेक्चर नंबर 1 जो हमने पढ़ाया था उसका क्विक रिकैप हम आपके साथ कर देते हैं कि मैंने क्या क्या बताया था उस लेक्चर में, और फिर हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस के बारे में पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था कि जो टेस्टिस होती है वो 1 पेयर होते हैं, आपको याद रखना है। साथ ही साथ जो टेस्टिस होती है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर में सिचुएटेड होते हैं। जो टेस्टिस होती है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर में सिचुएटेड होती है, और ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में कहाँ होती है? स्क्रॉटम के केस में होती है, आपको ये रखना है। अब ये स्क्रॉटम में क्यों होता है? क्योंकि स्पर्म के मैचुरेशन के लिए, स्पर्म के सर्वाइवल के लिए, स्पर्म के स्टोरेज के लिए एंड स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए आवश्यक मानी जाती है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो टेस्टिस होती है वो बच्चों में 7 to 8 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी में बनना स्टार्ट हो जाता है, और 7 to 8 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी में वो टेस्टिस माइग्रेट होकर के स्क्रोटम तक आ जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि बहुत कम ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें टेस्टिस जो होती है वो इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर में सिचुएटेड होते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ मेमल्स द टेस्टिस इज सिचुएटेड इन द एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी। याद रखना है आपको इस चीज को। फिर जब हम टीएस सेक्शन ऑफ टेस्टिस को काटे थे तो उसके अंदर में हमने आपको उसमें लॉब्यूल्स वगैरह बताया था। टेस्टिस में हमने आपको टूनिके बताए थे जो कि कवरिंग होती है, टूनिका एल्बुजिनिया, टूनिका वेजिनाइलिस, ये सारे कवरिंग के बारे में भी हम लेक्चर नंबर 1 में आपके साथ में डिस्कस किए थे। और फिर हम आपको बताए थे कि जो टेस्टिस होते हैं उस टेस्टिस के अंदर में टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स पाए जाते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स पाए जाते हैं जिनकी संख्या लगभग 250 देखी जाती है एक टेस्टिस के केस में। अब ये जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं, इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो लंबाई होती है वो लगभग 70 सेंटीमीटर के आसपास में देखी जाती है। अब ये सभी जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपस में मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं रेटिटेस्टिस, और ये रेटिटेस्टिस आगे कंटिन्यू कर जाता है वासा इफ्रेंटिया में, वासा इफ्रेंटिया में। अब ये वासा इफ्रेंटिया आगे चले जाती है एपिडाइडाइमिस में, और ये एपिडाइडाइमिस से कंटिन्यू हो जाता है वास डिफरेंस। तो मैंने इतनी सारी बात लेक्चर नंबर 1 में कवर किया हूं। आप
जो भी बच्चे अभी नए आए हुए हैं, नए देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप वो लेक्चर नंबर 1 को देखिए। ये सिर्फ और सिर्फ हम रिकैप किए हैं लेक्चर नंबर 1 के। कंप्लीट लेक्चर आपको एक बार देखना है, फिर आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगी और फिर आप लेक्चर नंबर 2 पे शिफ्ट करिएगा। चलिए, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 को। अब लेक्चर नंबर 2 में हम लोग को दो चीज पढ़ना है। एक तो हम लोग को पढ़ना है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में, और एक पढ़ना है हम लोगों को एक्सटर्नल जेनिटिलिया, एक्सटर्नल जेनिटिलिया। अब ये एक्सटर्नल जेनिटिलिया और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, इनके अंतर्गत में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, अब वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया होती है, इसको हम लोग दो पार्ट में ले लेते हैं, एक तो स्क्रोटम और एक तो पेनिस। याद रखिएगा आप इस चीज को। तो जो स्क्रोटम होते हैं, जो पेनिस होते हैं, इसे हम लोगों को पढ़ना होता है एक्सटर्नल जेनिटिलिया में। जबकि जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, इन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर में हम लोगों को एसेसरी डक्ट्स और एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़नी होती है। जो एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं उसके अंदर में सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इन तीनों ग्लैंड्स के बारे में जानना है। और जो एसेसरी डक्ट्स होती है उसके अंदर में वास डिफरेंस, रेटिटेस्टिस, एपिडाइडेमिस, वासा फ्रंटिया के बारे में जानना है। तो हम लोग सबसे पहले एक्सटर्नल जेनिटिलिया में आज स्ट्रोटम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप समझने का प्रयास करिएगा। अब स्ट्रोटम क्या है? बायोलॉजिकली द होमोलोगस इनटू द लेबिया मेजोरा इन फीमेल। अब आपको याद क्या रखना है, आपको समझना क्या है, इस बात को भी आप दिमाग में नोट करके चलिएगा कि जो स्ट्रोटम होती है वो होमोलोगस होते हैं किनके? लेबिया मेजोरा। अब ये लेबिया मेजोरा क्या होता है? तो ये फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है। जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाने लगेंगे तो हम उसमें भी पढ़ाएंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया के अंदर में वॉल्वा आते हैं, लेबिया माइजोरा है, लेबिया माइनोरा है, क्लिटोरिस है। तो ये सभी टॉपिक जो है ना एक्सटर्नल जेनिटिलिया के केस में आ जाते हैं फीमेल में। तो फीमेल के अंदर जो लेबिया मेजोरा होता है वो 2 फोल्ड्स ऑफ स्किन होते हैं, 2 फोल्ड्स ऑफ थिक स्किन होते हैं, थिक स्किन होते हैं वाल्वा के। याद रखिएगा आप इस चीज को। तो मेल के केस में स्ट्रोटम और फीमेल के केस में लेबिया मेजोरा, ये दोनों होमोलोगस होते हैं। इस बात को आप दिमाग में नोट रखिएगा। द स्किन ऑन द स्ट्रोटम इज द मोर हाईली पिगमेंटेड इन द कंपेरिजन ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉडी। आपको याद रखना है कि स्ट्रोटम का एरिया जो होता है वो मोस्ट एंड मोस्ट पिगमेंटेड होते हैं, मोर एंड मोर पिगमेंटेड होते हैं। वहां पे मेलानिन पिगमेंट काफी मात्रा में पाए जाते हैं। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इस पॉइंट को बिल्कुल याद रखिएगा। द स्किन ऑन द स्ट्रोटम इज मोर हाईली पिगमेंटेड इन कंपेरिजन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो शरीर के जितने भी भाग होते हैं उन सभी भाग से जो स्ट्रोटम का एरिया होता है वो मोर एंड मोर पिगमेंटेड होते हैं। प्रेजेंट इन आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ये शरीर से बाहर होते हैं। अब ये शरीर से बाहर क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, स्पर्म का मैचुरेशन होता है, स्पर्म का स्टोरेज होता है, स्पर्म का सर्वाइवल होता है। तो उसके लिए कोर बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री लोअर टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, जहां पे टेस्टिस इन सभी वर्क को कंप्लीट कर पाते हैं। ओके, टेस्टिस हैंग इन द स्ट्रोटम द स्पर्मेटिक कोट। आपको पता होना चाहिए कि जो टेस्टिस होते हैं वो स्पर्मेटिक कोट के सहारे से स्ट्रोटम के अंदर में सिचुएटेड होते हैं। टेस्टिस इज कनेक्टेड टू द वॉल ऑफ द स्ट्रोटम बाय द गुबर्निकुलम। गुबर्निकुलम का मतलब क्या होता है, इस बात को आप समझिए कि जो टेस्टिस है ना, ये टेस्टिस, बड़ा ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को, ये टेस्टिस जो होती है ना, ये स्ट्रोटम के साथ में अटैचमेंट में रहती है, मतलब इनके साथ में इनका जुड़ाव होता है, जिस पॉइंट को हम लोग गुबर्निकुलम बोलते हैं। एंड द स्ट्रोटम द रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ दिस टेस्टिकल्स एंड मेंटेन इट इज 35 डिग्री सेल्सियस एंड 95 डिग्री फॉरेनहाइट। मतलब जो कोर बॉडी टेम्परेचर है, जो 37 डिग्री सेल्सियस मानी जाती है, उससे 2 से 2.5 डिग्री लोअर टेम्परेचर मानी गई है स्ट्रोटम का। इसलिए मानी गई है क्योंकि स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, स्पर्म के मैचुरेशन के लिए, स्पर्म के स्टोरेज के लिए, स्पर्म के सर्वाइवल के लिए लोअर टेम्परेचर की आवश्यकता होती है।
and 2 or 3 degrees below in the body temperature of the 37 degree Celsius and 99 degree of Fahrenheit. And higher temperature affect spermatogenesis. अगर लंबे समय तक टेस्टिस हायर टेम्परेचर पे रह गया तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में बाधा हो जाएगी, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में प्रॉब्लम हो जाएगी, जिस कारण से एक हेल्दी स्पर्म का निर्माण नहीं हो पाएगा। अगर हेल्दी स्पर्म का निर्माण नहीं हो पाएगा तो फिर सेकेंडरी oocyte तक स्पर्म नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये स्ट्रॉटम के बारे में खास बात थी जिसमें मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। एक बात मैं आपको और एक्स्ट्रा बता रहा हूं जिसका नाम है रेफे। चलिए कलर थोड़ा चेंज कर ले। अब ये रेफे के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि इसको हम लोग कंप्लीट बोलते हैं मीडियन रीजेज कॉल्ड द रेफे। अब ये रेफे क्या होती है इस बात को समझिए। जो स्क्रॉटम होती है उस स्क्रॉटम में एक डायग्राम के माध्यम से भी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये मान लेते हैं कि स्क्रॉटम है और इस स्क्रॉटम के बीच में पार्टीशन होता है, इंटरनली पार्टीशन होता है जिसे हम लोग स्क्रॉटम सेप्टम बोलते हैं, स्क्रॉटम सेप्टम बोलते हैं। अब ये स्क्रॉटम सेप्टम जो होती है ये एक टेस्टिस और दो टेस्टिस मतलब कि लेफ्ट टेस्टिस और राइट टेस्टिस को आपस में कनेक्ट होने के लिए नहीं देता है, ठीक है। लेकिन जब आप बाहर से इस चीज को देखेंगे तो पूरे कंप्लीट स्क्रॉटम के ऊपर में एक रीजेज नजर आते हैं आपको जिसे हम लोग रैफे बोलते हैं। सिंपल सी बात है, आप डायग्राम के माध्यम से भी समझ पा रहे हैं कि रैफे क्या होती है कि जो लेटरल साइड से जो लाइनिंग नजर आती है, जो बाहर के साइड से जो पॉइंट नजर आ रहा है उसे हम लोग रैफे बोलते हैं। तो स्क्रॉटम के केस में मैंने आपको क्या बताया, 1 मिनट में मैं आपको रिकैप कर देता हूं फटाफट। स्क्रॉटम जो है ये बायोलॉजिकली होमोलोगस ऑर्गन है, लेबिया मेजोरा एंड स्क्रॉटम। ओके, फिर मैंने आपको बताया कि जो स्क्रॉटम होती है ये हाईली पिगमेंटेड होते हैं। स्क्रॉटम के अंदर में कोर बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री लोअर टेम्परेचर होती है जिसके अंदर में स्पर्म का प्रोडक्शन, स्टोरेज, मैचुरेशन एंड सर्वाइवल होती है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि अगर हाईली टेम्परेचर हो जाती है तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में प्रॉब्लम हो जाती है। इनके अलावा मैंने आपको रेफे बता दिया, फिर मैंने आपको स्क्रॉटम सेप्टम बताया और मैं अब आपको एक नया चीज बता रहा हूं जिसका नाम है डार्टोस मसल्स एंड क्रीमेस्टर मसल्स। डार्टो मसल्स एंड क्रीमेस्टर मसल्स फाउंड इन स्क्रॉटम। अब जो स्क्रॉटम के अंदर में डार्टोस मसल्स होते हैं और जो क्रीमेस्टर मसल्स होते हैं ये एक्चुअली में क्या करते हैं इस बात को आप समझिए ध्यान से। सबसे पहले जो क्रीमेस्टर मसल्स होते हैं, जो क्रीमेस्टर मसल्स होते हैं और एंड जो डाल्टोस मसल्स होते हैं, ये दोनों जो होते हैं ना, कौन से मसल्स होते हैं पहले इस बात को आप समझिए कि क्रीमेस्टर मसल्स स्केलेटल मसल्स है, स्केलेटल मसल्स है और जो डार्टोस मसल्स होते हैं ये स्मूथ मसल्स है, ये स्मूथ मसल्स है। तो स्केलेटल मसल्स कहने का मतलब ये होता है कि ऐसा मसल्स जिसे आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि जो स्मूथ मसल्स होती है उसे आप खुद कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो क्रीमेस्टर मसल्स एंड डाल्टोस मसल्स आर फाउंड इन स्क्रॉटम। ओके, इतनी बात को आप दिमाग में नोट रखिएगा। स्क्रॉटम के केस में आने वाले हर एक जो क्वेश्चन होगी वो सभी क्वेश्चन आपकी डील हो जाएगी। लार्ज अमाउंट में स्वेट ग्लैंड पाए जाते हैं, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। स्वेट ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, कूलिंग इफेक्ट करते हैं, जो कूलिंग इफेक्ट देते हैं स्क्रॉटम के केस में। ओके, क्योंकि जो स्क्रॉटम होती है वहां पे थोड़ा सा बड़ी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो वहां पे कूलिंग इफेक्ट का होना जरूरी है, जहां की जो कि स्वेट ग्लैंड वो चीज को प्रोवाइड करती है। ओके, आप इस डायग्राम के माध्यम से रेफे समझ गए, क्रीमेस्टर मसल समझ गए, डाल्टोन मसल समझ गए और ये कंप्लीट टेस्टिस है और ये कंप्लीट टेस्टिस है और ये टेस्टिस कहां पे है, स्क्रॉटम वाले केस में। स्क्रॉटम में क्या है, स्क्रॉटम सेप्टम है, स्क्रॉटम सेप्टम है जो कि इंटरनली है। ओके, अब हम अगर इससे आगे बढ़ते हैं तो हम पॉइंट पे आते हैं पेनिस। अब हम जानते हैं कि ये पेनिस
क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले आप दिमाग में नोट रखिएगा कि पेनिस मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है। और पेनिस एक ऐसा ऑर्गन है जहां पे कंप्लीट यूरेथ्रा पास आउट कर रहा है, और उन्हीं यूरेथ्रा के अंदर में यूरिन और स्पर्म का ट्रेवल्स होता है। तो कंडक्ट यूरिन एंड स्पर्म, जो यूरिन और स्पर्म को कंडक्ट करते हैं। इनके साथ ही आप याद रखिएगा कि जो पेनिस होती है इनकी मेन 3 पार्ट्स होते हैं, इनकी मेन 3 पार्ट्स होते हैं। जब इनके पहले पार्ट्स की बात करें तो इनकी पहली पार्ट्स हो जाती है रूट, और ये फिक्स्ड पोर्शन होते हैं। कहां पे अटैच होते हैं, तो अटैच्ड टू द बॉडी वॉल, ये बॉडी वॉल के साथ में अटैच होते हैं रूट वाला पार्ट। फिर अगर हम इसके दूसरे पार्ट्स की बात करें तो इसके दूसरे पार्ट्स हो जाते हैं बॉडी, जो कि एक मूवेबल ऑर्गन है, मूवेबल ऑर्गन है। और अगर इनकी तीसरी पार्ट की हम बात करें तो इनके तीसरे पार्ट्स हो जाते हैं ग्लांस, और ये कवर्ड होते हैं, कवर्ड बाय ग्लांस पेनिस। कंप्लीट नेम हो गए इसके ग्लांस पेनिस। और पूरी ग्लांस पेनिस जो होती है ये एक स्किन से कवर्ड होती है, जिस स्किन को हम लोग कहते हैं फोर स्किन, याद रखना है। तो कभी कभी केस में क्या हो जाता है कि जो फोर स्किन होती है वो कैन नॉट बैक, वो बैक नहीं हो पाते हैं, कैन नॉट रिट्रैक्ट बैक, वो बैक नहीं हो पाते हैं, जिस क्रिटिकल कंडीशन को हम लोग कहते हैं फिमोसिस। और अगर किसी भी पेशेंट का या किसी भी व्यक्ति का अगर फोर स्क्रीन बैक नहीं हो पाएगा तो उसमें डेड सेल इकट्ठा हो जाएंगे ग्लांस पेनिस के केस पे, और वो डेड सेल जो होंगे वो बैक्टीरिया को निमंत्रण कर देंगे, बैक्टीरिया को इनवाइट कर देंगे, जहां पे इन्फेक्शन होने की चांस बन जाती है। तो डॉक्टर एक छोटे से सर्जरी को परफॉर्म करता है और उस सर्जरी का नाम होता है सरकमसेशन। अब सरकमसेशन को रिलीजियस प्रैक्टिस के तौर पे भी यूज किया जाता है, बट आप सीधा समझिए कि जो फिमोसिस की प्रक्रिया हो गई है तो उस फिमोसिस की प्रक्रिया में एक माइनर सा सर्जरी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सरकमसेशन। सिंपल सी बात है। तो खास करके आप इतनी बात को याद रख लीजिएगा, पेनिस के केस में कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन पेनिस जो होती है, अच्छा इसमें कोई भी बॉन नहीं होते हैं, पेनिस एक मस्कुलर ऑर्गन है, इस बात को भी आप दिमाग में नोट रखिए, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। जितनी भी बात मैंने आपको बता रखा, जो बता रहे हैं, ये सभी बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हर एक प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे वो यहां से डील हो जाएंगे, इसलिए बहुत ही इत्मीनान होकर के, बहुत ही समझदारी के साथ में आप वीडियो को अटेंड करिए। आप अपना कीमती समय इस वीडियो पे दे रहे हैं तो आपको इसका बेनिफिट होना चाहिए। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आने वाले हर प्रकार के जो वीडियो होंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप पहले देख पाएंगे उसे। चलिए, अब जो पेनिस होती है ना, जब हम पेनिस के टीएस सेक्शन को देखते हैं, जब हम पेनिस को बीच से काटते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन में देखते हैं, तो हमें इनमें कुछ अलग प्रकार के स्ट्रक्चर नजर आते हैं। और वो जो अलग प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, उस अलग प्रकार के स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, टू कॉर्पोरा कैवर्नोसा, इस बात को आप याद रख लीजिएगा। अब टू कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो होती है वो ये हो गए, और इनमें एक और हमें नजर आती है जो कि होता है स्पॉन्जियोसम। तो 1 इसमें स्पॉन्जियोसम नजर आ गई और 2 इसमें कॉर्पोरा कैवर्नोसा नजर आ गया हमें, जब इसके हम टीएस सेक्शन को काटें। और ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो होती है, यहीं से यूरेथ्रा की लाइनिंग होती है जो आगे की ओर जाती है। तो एक्सटर्नल जेनिटलिया के केस में आप अगर इतनी बात को दिमाग में नोट करके रख लेते हैं तो आपके लिए
इंपॉर्टेंट हो जाएगी। मैंने स्क्रोटम बता दिया, मैंने आपको पेनिस बता दिया। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं। आप अपने सेलफोन के अंदर में एक्सप्लोर बायोलॉजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आप फ्री स्टडी मटेरियल पे जा सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल पे आपको कंप्लीट यूट्यूब की नोट्स मिल जाएगी, जिसे लेकर के आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं क्लास 12 के। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक, एप्लीकेशन का लिंक आपको पिन फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल पे आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे और वहां पे कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे, जो नोट्स से आप आगे के प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे करेंगे विराम और फिर मिलेंगे हम आपके साथ में नेक्स्ट क्लासेस के केस में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।